हेलो बच्चों, मैं संजय यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए नया वीडियो लेकर के हम आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी द्रव में गैस की विलेयता किस पर निर्भर करती है, उसके मेन कारक क्या है। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है द्रव विलयनों का वाष्प दाब, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं वाष्प दाब किसे कहते हैं। वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, एक हम बंद बर्तन लेते हैं, ठीक है। इस बंद बर्तन में 1 बिलियन ले लेते हैं। 1 बिलियन का मतलब कि इसमें 2 अवयव है, एक ए अवयव है, दूसरा बी अवयव है। अगर दोनों को मिला दिए तो बिलियन बन गया। तो इसको हम ए को पहला अवयव और बी को दूसरा अवयव मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिलाकर यदि हम रख देते हैं बंद बर्तन में, तो इसमें क्या होता है, विलयन वाष्पित होता है। तो इस विलयन में कई प्रकार के विलयन बन सकते हैं। एक तो यदि द्रव है विलायक, अगर द्रव यदि विलायक है और विलय जो है ठोस है, इस तरह भी विलयन बन सकता है। या द्रव का भी विलयन बन सकता है। विलयनों के प्रकार हम बता चुके हैं कि 9 प्रकार के विलयन के प्रकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लिए हैं, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, दोनों द्रव है, ठीक है। और दोनों को मिला दिए तो क्या होता है, खुले में छोड़ देंगे तो ये वाष्पित होना शुरू कर देता है। जब वाष्पित, ये दोनों जो वाष्पित होने वाले पदार्थ है। कभी कभी ऐसा होता है कि विलयन में एक अवाष्पशील पदार्थ होता है तो एक वाष्पशील है। मान लेते हैं कि यहाँ विलयन लिए दोनों वाष्पशील पदार्थ, मतलब दोनों अवयव लिए हैं, दोनों वाष्पशील पदार्थ है, ठीक है। तो वाष्पशील जब ये वाष्पित होगा, यहाँ पर वाष्प एकत्रित होगा, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इस वाष्प एक दूसरे के निकट आकर के संघनन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो यह द्रवीकरण होगा और द्रव के रूप में नीचे नीचे आकर के द्रवित हो जाएंगे, नीचे आप गिरते चले जाएंगे। तो एक ऐसा कंडीशन होगा कि इस विलयन में उपस्थित अवयवों का वाष्पन दर और इसका द्रवीकरण जब दोनों बराबर हो जाता है, उसी को कहा जाता है, जो दोनों बराबर हो जाता है उस समय जो वाष्प दाब लगता है उसी को कहा जाता है वाष्प दाब। बात समझ में आ गई। वाष्प दाब किसे कहते हैं, मतलब विलयन का जो वाष्पीकरण है और उसका द्रवीकरण है, जब एक समान जितना वाष्पित होगा उसी रेट से द्रवीकरण होगा, तो जो वहां पर दाब उत्पन्न होगा उसी को कहा जाता है वाष्प दाब। यही वाष्प दाब यदि 1 एटीएम के बराबर हो जाता है, 1 एटीएम, 1 वायुमंडलीय दाब के, तो यही विलयन क्या करता है, क्वथन करना शुरू कर देता है, उसको कहते हैं क्वथनांक, ठीक है। जब इतना बात समझ में आ गई तो चलिए हम चलते हैं द्रव विलयनों का वाष्प दाब पर। तो अगर मान लें कि यह 2 अवयव हैं, पहला और दूसरा मान लिए हैं, इसमें जो आंशिक दाब, जो आंशिक वाष्प दाब P1 है और इसका आंशिक वाष्प दाब P2 है। और इस पहले अवयव में इसका जो है मोल अंश chi1 है और इसमें मोल अंश chi2 है। तो इसी को यहाँ पर मानकर लिख सकते हैं कि 2 अवयवों में आंशिक वाष्प दाब P1 व P2 है, ठीक है। और इसी P1 P2 में क्रमशः
मोल अंश क्या है, काई 1 व काई 2 है। तो जब काई 1 और काई 2 हो गया तो इसके आधार पर यहाँ पर एक नियम लागू होता है जिसका नाम है राउल्ट के नियमानुसार। अब प्रश्न उठता है कि राउल्ट का नियम क्या है। तो यहाँ राउल्ट का नियम पहले समझ, कह रहा है कि वाष्पशील द्रवों में, वाष्पशील द्रवों के विलयनों में विलयन का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब कि अगर इसमें दो अवयव है, इसमें ये द्रव में जो है ये आपका आंशिक वाष्प दाब P1 और P2 है, इसमें मोल अंश X1 और X2 है। तो यहाँ पर जो आंशिक वाष्प दाब है इसके समानुपाती होता है, इसके समानुपाती होता है। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बता रहे हैं। तो यहाँ पर राउल्ट के नियमानुसार, नियम पढ़ लिए हैं। तो राउल्ट के नियमानुसार का मतलब कि P1 प्रोपोर्शनल काई 1, मतलब कि राउल्ट का नियमानुसार यही कह रहा है कि इसी विलयन में जो द्रव में जो वाष्प निकल रहा है उसका आंशिक वाष्प दाब के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं पहले या अवयव एक के लिए, अवयव किसके लिए, एक के लिए। ठीक है, पहले एक के लिए इतना हो गया, तो इसको लिख सकते हैं P1 इजिकल टू P1 नॉट इंटू X1, जहां P1 नॉट शुद्ध घटक है। ठीक है, इसी तरह दूसरा अवयव के लिए, अवयव 2 के लिए, तो अवयव 2 के लिए यहाँ पर ले रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P2 प्रोपोर्शनल काई 2। इसी तरह यहाँ भी मान ले P2 इजिकल टू P2 नॉट इंटू X2। बात समझ में आ गई। अब यहीं पर एक नियम और लागू होता है, द्रव विलयनों का वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए एक यहाँ पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम भी लागू होता है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अगर मान लेते हैं कि इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, 2 मान लें, इसको 1 मान लें, यहाँ पर यही चीज यहाँ पर लिखेंगे, जहां P2 नॉट ये भी दूसरे अवयव के लिए क्या है, शुद्ध घटक है। तो यहाँ पर डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार, अब प्रश्न उठता है कि डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या है। ठीक है, तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम यही कहता है कि निश्चित ताप पर 2 या अधिक अवयव का कुल दाब आंशिक दाब के
योग के बराबर होता है। यही नियम है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। ठीक है, तो अभी इसको कैसे समझोगे? अगर मान लो कि यहाँ पर देखो एक बर्तन है, ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें विलयन ही है, ए और बी दो, मतलब पहला और ये दूसरा है, ठीक है। तो ये जो वाष्प निकल रहा है, तो ये इसका आंशिक दाब P1 और इसका आंशिक दाब P2, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? P इक्वल टू P1 प्लस P2। आंशिक दाब के इसका मतलब टेम्परेचर स्थिर रखे, स्थिर ताप दो या अधिक अवयवों का कुल दाब आंशिक दाब के बराबर। तो ये भी आंशिक दाब, इसका ये है, इसका ये आंशिक दाब, दोनों जोड़ दिए तो ये क्या आ गया? कुल दाब निकल गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं P मतलब कुल बराबर P1 प्लस P2। तो यहाँ पर P1 बराबर बेटा क्या है? यहाँ ये लिख देंगे, अब P2 बराबर यहाँ पर ये क्या है? ये लिख देंगे। बात समझ में आ रही है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पढ़ा चुके हैं, P1 प्लस P2 आया था डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार। P1 बराबर इतना आया था, P2 बराबर इतना आया था, दोनों को जोड़ दिए, कुल दाब निकल गया। अब हम जानते हैं यहाँ पर देखो x1 और वह x2 का मोल अंश एक माना जाता है। जब एक माना जाता है तो इसको रख करके मान लगाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम पक्षांतर करके इस तरह लिख सकते हैं, यह फार्मूला प्राप्त हो जाता है। अब इसके ग्राफ की बात आती है कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर ग्राफ है, यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब कैसे होगा, यहाँ पर देखें। ये यहाँ पर इसको हम इस तरह देखो, यहाँ पर x1 इजिकल टू 1 है और यहाँ x इजिकल टू 0। यहाँ पर x1 इजिकल x1 और ये x2 है, इजिकल टू यहाँ पर 0 है और x2 इजिकल टू 1 है, ठीक है। और ये इधर हम जा रहे हैं तो मोल अंश है, ये मोल अंश है जिसको हम x2 के रूप में मान रहे हैं। इधर वाष्प दाब है, इधर क्या है? वाष्प दाब है। यहाँ पर समझें, यहाँ पर यदि हम वाष्प दाब बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यदि हम वाष्प दाब बढ़ा रहे हैं तो वाष्प दाब बढ़ाने का मतलब कि मोल अंश का मान बढ़ रहा है। वाष्प दाब बढ़ा रहे हैं तो मोल अंश का मान बढ़ रहा है, तो मोल अंश का मान बढ़ रहा है तो यहाँ पर P2 नॉट और ये P1 नॉट है। अगर यहाँ पर इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको हम थर्ड मान लेते हैं, तो यहाँ पर जब वाष्प दाब बढ़ा रहे हैं तो मोल अंश का मान बढ़ रहा है, लेकिन वाष्प दाब को घटाएंगे तो घटाने का मतलब ये हुआ कि ये घट रहा है। तो देखो यहाँ पर x1 इक्वल टू 1 x2 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? मतलब कि मान लेते कि कंपोनेंट अवयव पहला के लिए 1 है, दूसरे के लिए यहाँ 0 है। तो अगर वाष्प दाब बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर 1 मान अधिक होता है। 1 मान अधिक का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते कि ये विलय है तो विलय का मान बढ़ा तो विलय का मान घट रहा है। तो कहाँ तक घट के जा सकता है? 0 तक। जब हम माने हैं 1 तो 1 से 0 के अंतर्गत ही परिवर्तन यहाँ पर होगा। अब मान लेते वाष्प दाब घटा रहे हैं तो घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर विलय का मान वाष्प दाब घटाने पर x1 का मान 0 हो जाता है और ये बढ़ करके मोल अंश 1 तक चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है कि x1 और x2 का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो यदि दोनों को यदि हम जोड़ दें, ये आपका P1 है और ये आपका P2 है, अगर दोनों को जोड़ दें P कुल दाब बराबर आपका हो गया P1 प्लस P2। तो इस प्रकार ग्राफ के मतलब वाष्प दाब बढ़ता है तो x1 का मान जो कंपोनेंट है मोल अंश ये बढ़ रहा है, अगर घटाते हैं तो घट रहा है। तो यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। ये हमारा चैनल बता दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। केमिस्ट्री बाय SKD सर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों का पैसा नहीं लगेगा, डरने की जरूरत नहीं है।
हो सकता है इसका बेनिफिट हम लोगों को मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो लेकर के अगले दिन हाजिर होंगे। धन्यवाद।